सो हे स्टूडेंट्स, कल हुआ था एनडीए का 2021 का फर्स्ट अटेम्प्ट और आज हम लोग लेके आए हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट में इंग्लिश का टोटल पेपर एनालिसिस विद क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेनेशन। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहले क्वेश्चंस आते हैं स्पॉटिंग ऑफ एरर्स, इसमें हमें एरर स्पॉट करने होते हैं। दूसरे टाइप के आते हैं एंटोनिम्स, इसमें हमें अंडरलाइन वर्ड्स के अपोजिट मीनिंग्स ढूंढने होते हैं। तीसरे आते हैं सिनोनिम्स, जिसमें हमें अंडरलाइन वर्ड्स के समानार्थी या सेम मीनिंग वर्ड्स ढूंढने होते हैं। अब फिर आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। इन टाइप के क्वेश्चंस में हमें इडियम्स और फ्रेजेस के मीनिंग पता करने होते हैं। और लास्ट आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें हमें एप्रोप्रिएट वर्ड भरना होता है। हर क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, तो टोटल मिला के हुए 200 नंबर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं एंटोनिम्स। डायरेक्शंस: each item in this section consists of a sentence which an underlined word followed by 4 words. Select the option that is opposite in meaning to the underlined word and mark your response in your answer sheet accordingly. तो इसमें हमें अंडरलाइन वर्ड के एंटोनिम ढूंढने हैं, मतलब अपोजिट वर्ड ढूंढने हैं। लेट्स नाउ स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। He found her extremely attractive and charming. Attractive मतलब होता है मोहक या दिलचस्प, इसलिए द अंडरलाइन वर्ड इज अट्रैक्टिव, सो हमें मोहक या दिलचस्प के एंटोनिम्स या फिर ऑपोजिट वर्ड ढूंढने हैं। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन लगता है कि इसका आंसर हो? सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन डी से। ऑप्शन डी, डिसअप्रूविंग। डिसअप्रूविंग मतलब होता है टू रिफ्यूज, तो आकर्षक का उल्टा रिफ्यूज करना नहीं होता। लेट्स मूव टू ऑप्शन सी, रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब होता है घृणात्मक। अब मोहक का उल्टा होता है घृणात्मक, इसलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे साइंस में हमें 2 चार्जेस के बारे में बताया जाता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव रिपल। तो इससे भी आप समझ सकते हैं अट्रैक्टिव और रिपल्सिव एंटोनिम्स हैं। लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। द स्काई इज बाउंडलेस। बाउंडलेस मतलब होता है लिमिटलेस, जिसकी कोई सीमा ना हो, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फाइनाइट। बाउंडलेस मतलब होता है लिमिटलेस, लेकिन फाइनाइट मतलब होता है इन अ लिमिट विच इज काउंटेबल, तो बाउंडलेस का एंटोनिम होगा फाइनाइट। नाउ लेट्स मूव टू 3। द स्काई इज क्लियर टुडे। द अंडरलाइन वर्ड इज क्लियर, तो हमें क्लियर का एंटोनिम ढूंढना है। क्लियर मतलब होता है बिल्कुल साफ, तो आसमान बिल्कुल साफ है। अब क्लियर का उल्टा क्या होता है? हम लोगों को साइंस में सिखाया जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो लाइट को अपने थ्रू पास नहीं होने देते हैं, जिनकी शैडोज बनती हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके थ्रू लाइट पास हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी है ओपेक। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। द स्काई इज क्लियर टुडे। द अंडरलाइन वर्ड हेयर इज क्लियर। क्लियर मतलब होता है बिल्कुल साफ, आज आसमान बिल्कुल साफ है। तो बिल्कुल साफ का उल्टा क्या होगा? ओपेक, जिसके आर पार लाइट ना जा पाए। जैसे हमें साइंस में सिखाया जाता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वन इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट एंड द अदर इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके थ्रू लाइट पास ना हो पाए और जिनकी शैडो बनती है, और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो बिल्कुल क्लियर होते हैं, जिनके थ्रू लाइट पास हो जाती है। और इसमें कुछ बच्चे हो सकता है ब्लू भी कर दें, बट ब्लू हेयर इज नॉट द आंसर। ये साफ का उल्टा नीला नहीं होता है, साफ का उल्टा होता है बिल्कुल बंद या बिल्कुल साफ नहीं दिख ना पाए जिसके आर पार। लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। I have a fascination for deep waters. The underlined word here is deep. अब deep का उल्टा होता है shallow, मतलब उथला। Deep means गहरा and shallow means उथला। Question number 5. My boss has been too generous. The underlined word here is generous. और generous के होते हैं 2 मीनिंग। एक मीनिंग होता है kind और दूसरा मीनिंग होता है showing a readiness to give more money. इन दिस क्वेश्चन हम लोगों को यूज करना है मीनिंग नंबर 2, दैट इज शोइंग अ रेडीनेस टू गिव मोर मनी, मतलब पैसा देने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया जनरस। अब जो पैसा नहीं देता है उसे हम लोग कहते हैं स्टिंजी, या फिर हिंदी में हम उसे कहते हैं कंजूस। तो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 इज ए, स्टिंजी। क्वेश्चन नंबर 6।
Spring is a time of plenty. Here the underlined word is plenty. Plenty मतलब होता है पर्याप्त. And in option number B, a word is given scarcity. Scarcity means अपर्याप्त या फिर कम. तो plenty का एंटोनिम या अपोजिट वर्ड होता है scarcity, अपर्याप्त. Question number 7. He is an industrious workman. The underlined word here is industrious. Industrious mean a person who works very hard or excessively hard. बहुत कामकाजी व्यक्ति. ऑप्शन सी लेजी. लेजी मीन्स कामचोर, जो बिल्कुल काम ना करे. तो इंडस्ट्रियस का ऑपोजिट होता है लेजी. क्वेश्चन नंबर 9. दिस वाज अ गुड क्वेश्चन. इसमें ऑप्शंस थोड़े कंफ्यूजिंग थे, लेकिन अगर किसी को रेयरली का एग्जैक्ट मीनिंग पता है तो वो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता है. सो लेट्स नाउ बिगिन विद द क्वेश्चन. शी रेयरली कम्स हियर. The underlined word here is rarely. Rarely मतलब होता है कभी कभार. Now let's take the options. Option A seldom, कभी कभी. Option B never, कभी नहीं. Option C always, हमेशा. Option D frequently, मतलब बहुत बार. So rarely मतलब होता है कभी कभी और frequently मतलब होता है कई बार. So rarely is the antonym of frequently. So the option correct here is frequently. बहुत सारे लोग always confuse हो जाते हैं, लेकिन always is not the answer here. वो हमेशा नहीं आती है, वो कई बार यहाँ आती है. So option D frequently is the absolute appropriate answer. Question number 10. She is a rather crooked woman. The underlined word here is crooked. Crooked मतलब होता है dishonest या फिर illegal. But here in this question हम लोग यूज करेंगे meaning dishonest. She is a rather dishonest woman. So now let's check the options. Option A polite means respectful. Option B. Option B हमारे 15th क्वेश्चन में भी था, जिसके मैंने आपको दो मीनिंग बताए थे. एक बताया था showing a readiness to give money और सेकंड बताया था काइंड. तो इस क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे मीनिंग इसका काइंड. ऑप्शन सी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. स्ट्रेट फॉरवर्ड. ऑप्शन सी स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स ऑनेस्ट या फिर फ्रैंक. इसे हम लोग हिंदी में मुंह फट भी बोल देते हैं. सो दिस इज द राइट आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन विद सिनोनिम्स. सिनोनिम्स मतलब होता है समानार्थी शब्द. अब इसके डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं. Each item in this section consists of a sentence with an underlined word followed by 4 words. Select the option that is nearest in meaning to the underlined word and mark your response in your answer sheet accordingly. Nearest in meaning हो सकता है वो शब्द बिल्कुल उसका सिनोनिम ना हो, लेकिन जो उसका मीनिंग हो उसके आसपास का हो. तो इसलिए हो सकता है कभी कभी आपको ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो कि शायद ये तो या फिर दूसरा, लेकिन हमें उनमें से देख के कोई भी एप्रोप्रिएट ऑप्शन टिक करना होगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11. Her smile was contagious. The underlined word here is contagious. Contagious means likely to spread and affect others. Now let's check the option. Option number D catching is the right answer. अब इसको पढ़ के हमें पता चलता है कि contagious का synonym catching नहीं हो सकता, जबकि इस एक्सरसाइज का नाम synonym दिया गया है. लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया गया था select the option that is nearest in the meaning. इसलिए ये क्वेश्चंस कुछ कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, लेकिन हम इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें इनका मीनिंग पता हो. तो कंटेजियस मतलब होता है जो दूसरों को अफेक्ट करे या दूसरों को पकड़ ले. जैसे आज की सिचुएशन में देखें तो कोरोना इज अ कंटेजियस डिसीज. वो धीरे धीरे लोगों को पकड़ लेता है. तो पकड़ने को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? कैचिंग. सो कैचिंग इज द राइट आंसर हियर. It is not a synonym, but it has a near meaning to contagious. Now let's move to question number 12.
Her dynamic nature impressed everyone. The underlined word here is dynamic. This is a very good question. So, dynamic means positive in attitude and full of energy. वो शी इज अ डायनेमिक गर्ल, इसका मतलब वो लड़की का बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है और वो बहुत ही चीयरफुल रहती है. नाउ लेट्स टेक द ऑप्शंस. ऑप्शन ए, enduring. Enduring means lasting for a long period of time. So this is a wrong option. Option B, attentive, paying close attention to. Option C, evolutionary. एवोल्यूशन, हम सभी ने डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन तो पढ़ी है. तो एवोल्यूशन मतलब होता है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग. एंड ऑप्शन डी, जेलस, मतलब किसी से ईर्ष्या. तो डायनेमिक मतलब होता है पॉजिटिव एटीट्यूड एंड फुल ऑफ एनर्जी. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, attentive. Let's now move to question number 13. This is also a very good question. इस क्वेश्चन में ऑप्शंस बहुत अच्छे से दिए गए हैं जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं. सो नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन. शी वॉज लेमेंटिंग हर डेस्टिनी. लेमेंटिंग मीन्स एक्सप्रेसिंग ग्रीफ, दुख जता रही थी अपनी डेस्टिनी पे. सो नाउ लेट्स टेक द ऑप्शन. सेलिब्रेटिंग, नहीं, वो सेलिब्रेट नहीं कर रही थी, खुशी नहीं मना रही थी. ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मीन्स एक्सप्रेसिंग ग्रीफ. एंड ऑप्शन सी, ब्लेमिंग, दोष लगा रही थी. एंड ऑप्शन डी, मेकिंग, बना रही थी. सो दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग ऑप्शन. कंफ्यूजन हो सकता है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में. ऑप्शन बी, बेमोनिंग मीन्स होता है एक्सप्रेसिंग ग्रीफ. एंड ऑप्शन सी मतलब होता है ब्लेमिंग, दोष लगाना. बट इन दिस क्वेश्चन अब हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा इन दोनों में से चूज करने के लिए. शी वॉज लेमेंटिंग हर डेस्टिनी. अगर हम इसको हिंदी में समझें तो इसका मतलब होगा वो अपनी किस्मत का दुखड़ा रो रही या वो अपनी किस्मत को दोष लगा रही थी. अब इसमें आया है दोष. दोष को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग ब्लेमिंग. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ब्लेमिंग, नॉट बेमोनिंग. क्योंकि इस क्वेश्चन में मीनिंग के थ्रू हमें ये पता चलता है कि इसमें लेमेंटिंग का जो सिनोनिम होगा वो होगा ब्लेमिंग. सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 13 इज ब्लेमिंग. क्वेश्चन नंबर 14. अंडर हिज लीडरशिप द कंपनी ग्रू इन एन ऑर्गेनिक मैनर. द अंडरलाइन वर्ड हियर इज ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है जैविक और दूसरा होता है सबके साथ. ऑर्गेनिक को हम लोग यूज करते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स, और दूसरा मीनिंग होता है सबके साथ. इस क्वेश्चन में अगर आपको दोनों में से कोई भी मीनिंग पता था तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर ए, नेचुरल. ऑर्गेनिक का सिनोनिम होता है नेचुरल. क्वेश्चन नंबर 15. हिज चार्म लाइज इन हिज ओरेटरी. द अंडरलाइन वर्ड हियर इज ओरेटरी. ओरेटरी मीन्स आर्ट ऑफ फॉर्मल स्पीकिंग. नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन. Option A, deceit, धोखा, no. Option B, eloquence. Eloquence means fluent in speaking. So this is the right answer. Eloquence मतलब होता है fluent in speaking and oratory means होता है the art of formal speaking. Now moving to question number 16. By the way, question number 15 was a very good question. Now question number 16. She is a patron of art and culture. Now let's check the options. Option A, entrepreneur, means businessman. So this is not the answer. Option C, critique. Critique means a detailed analysis on something. So this is also not the option. And option D, backer. Backer, a person who supports something. So this is also not the answer. मैंने आपको सबके मीनिंग इसलिए बताए कि जिन बच्चों का ये पेपर अच्छा नहीं किया होगा वो अगले के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. एडमायरर. एडमायरर मीन्स अ पर्सन हु हैज अ स्पेशल रिगार्ड फॉर समवन एंड दिस इज अ सिनोनिम ऑफ पेट्रन. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. 17 is a very good question. Arrogance is a hallmark of his nature.
अब इसका हम सेंटेंस का पहले मीनिंग पता करते हैं। Arrogance is a hallmark of his nature means अहंकार उसके स्वभाव की पहचान है। The answer to this question is option C, conceit. Conceit is the synonym of arrogance. Question number 18. This is also a very good question. इस साल का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में बहुत अच्छा आया था। So now let's continue with our question. She undertook a reconnaissance of the entire issue. Reconnaissance means survey. Now let's check the options. Option A, revaluation. Revaluation means assessing something again. एक मैं छोटी सी टिप देना चाहूंगा आपको, जितने भी वर्ड्स में री आता है उनका मतलब होता है अगेन। ये आपकी बहुत मदद करेगा जितने भी ऐसे टाइप के MCQs होते हैं उनको सॉल्व करने में। सो नाउ लेट्स मूव टू ऑप्शन बी, रैटिफिकेशन। ये रैटिफिकेशन है, रेक्टिफिकेशन नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रैटिफिकेशन गलत लिखा हुआ है, बट रैटिफिकेशन इज अ वर्ड। सो रैटिफिकेशन मीन्स एक्शन ऑफ साइनिंग ऑफ, गिविंग फॉर्मल कंसेंट टू अ ट्रीटी। किसी भी ट्रीटी को साइन करके जब हम फॉर्मल कंसेंट दे देते हैं उसे हम लोग कहते हैं रैटिफिकेशन। ऑप्शन डी, रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन इज अ नाउन फॉर्म ऑफ रेगुलराइज। नाउन फॉर्म है किसका? रेगुलराइज का। और रेगुलराइज मीनिंग होता है टू मेक समथिंग रेगुलर। नाउ ऑप्शन सी, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब तो आप सबको पता ही होगा, and this is a synonym of reconnaissance means survey. Survey और investigation are near meanings. जैसा हमें डिटेल्स में बताया गया था, अगर कोई नियर मीनिंग का है तो हमें उसे ही टिक करना है। So option C is the right answer here. Now let's move to question number 19. My daughter is my replica. मेरी बेटी मेरी परछाई है। हिंदी में से रेप्लिका को हम लोग परछाई कहते हैं। So now let's check the options. So the correct option is B. मुझे लगता है ये बहुत लोगों का सही हुआ होगा क्योंकि क्लोन एंड रेप्लिका ये तो सबको ही पता है। तो ऑप्शन B is the right answer. Question number 20. This is also a very good question. The sardonic nature of her stories made her stand out among the contemporary writers. The underlined word here is sardonic. Sardonic means mocking. सो मॉकिंग इसका मीनिंग होता है और मॉकिंग ही ऑप्शन में हमको दिया हुआ है। सो दिस इज द राइट आंसर। लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं आपको एक चीज और बताता हूं। मॉकिंग मतलब होता है टू मेक फन ऑफ समबडी, एंड कॉमिक मतलब भी यही होता है, मेक फन ऑफ समबडी टू कॉज लाफ्टर। तो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो इस ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन इन चीजों में बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है। मॉकिंग मतलब किसी का मजाक उड़ाना बट इन अ हार्मफुल वे, एंड कॉमिक मीन्स किसी का मजाक उड़ाना बट नॉट इन अ हार्मफुल वे। सो यस स्टूडेंट्स, अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की एक्सरसाइजेस जैसे स्पॉटिंग एरर्स, idioms and phrases and fill in the blanks will be covered in the next video. So stay tuned and subscribe to the channel to watch all the latest videos